लिक्विड का एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा। इसमें भी तीन वही कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला कौन सा? पहले क्या था? नेचर। अब यहां पे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा कौन सा था बताओ? टेम्परेचर। एंड तीसरा कौन सा था? प्रेशर। जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई मेजर रोल नहीं था। ठीक है, प्रेशर कोई ऐसा कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की अगर बात करें हम, तो प्रेशर जो वो एक मेजर रोल प्ले करता है। ये दो तो हमने पढ़े थे उसमें सॉलिड में। सॉल्वेंट कोई पोलर, डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर, डिजॉल्व पोलर, फिर उसमें कुछ एग्जांपल हमने करे थे। टेम्परेचर का तो हमने तीन पढ़ लिए थे। डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एंड एक कौन सा था? इरेगुलर बिहेवियर वाला। प्रेशर का कोई खास रोल था नहीं इसमें। इसमें प्रेशर जो एक रोल प्ले करेगा, जब भी किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में, तो प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चीज़ ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर क्या चीज़ है? तो नेचर में देखो, अब मान लो कोई गैस जैसे NH3 गैस है। अब NH3 का आपने पढ़ा है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब NH3 जो एक पोलर गैस है ना। NH3 कौन सी गैस है? एक पोलर गैस। पोलर गैस होने की वजह से अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ईजिली डिसॉल्व हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? HCl गैस की बात करूं मैं, तो HCl तो ये रिएक्टिव भी है, पोलर है, ये भी वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाएगी। तीसरा अगर मैं बात करूं O2 गैस की, तो O2 गैस जो क्या है? ये नॉन पोलर है। O2 गैस नॉन पोलर है ना। N2 गैस की बात करूं, ये भी क्या है? नॉन पोलर। तो बच्चों ये बताओ मुझे, अगर मैं NH3 और HCl गैस की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करूं इन वाटर, तो वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कौन सी गैसेस के? O2 एंड N2, इवन CO2 भी। तो कौन सा रीजन आ गया यहां पे? क्या कॉन्सेप्ट आ गया? पोलैरिटी का। वही पोलर डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। तो कहीं ना कहीं नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फर्स्ट गैसेस जो हैं इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसमें? किसमें? वाटर में, एज कंपेयर टू O2 एंड N2। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक। फिर आता है हमारे पास बच्चों टेम्परेचर। ये वाटर में, मैंने वाटर में डिस्कस करा ये, तो वही आ जाएगा कि किस में डिसॉल्व कर रहे हो आप। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट है, ध्यान से सुनना। इसको रब करने वाला कहाँ गया यार? नेक्स्ट हमारे पास आएगा टेम्परेचर। तो एक चीज याद रखना, किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा। मतलब डेल्टा H जो है वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। किसके लिए? ठीक है। अच्छा, जब मैंने क्लास लगाई है तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया। रिवीजन क्लास है तो मेन पॉइंट पे अगर हम डायरेक्टली आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। नहीं तो फिर तो ये काफ़ी टाइम लेगा फिर ये। डेल्टा H जो वो नेगेटिव, यानी कि देखो बच्चों, अगर आपके पास मान लो सॉल्वेंट है प्लस गैस है, आपके पास सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, सॉल्यूशन बनेगा। और ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन प्रोसेस है, यानी कि जो सॉल्यूशन बन रहा है इसका डेल्टा H जो हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। इतना आपने याद रखना है कि किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। और याद करो बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? टेम्परेचर शिफ्ट होने पे कहाँ हो जाएगा? बैकवर्ड साइड पे ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली मुझे पता होना चाहिए कि डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। यही पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था? तो क्लियर है।
मेन पॉइंट पे आते हैं हम प्रेशर पे, ठीक। अच्छा, ये भी अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल ही था। लास्ट में आते हैं हम प्रेशर पे। बच्चों प्रेशर क्यों इतना बड़ा रोल प्ले करता है, देख तो ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो, मान लो आपके पास कोई एक सॉल्वेंट है, सॉरी इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ। अच्छा, ये सॉल्वेंट और ऊपर है हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल है। गैस के मॉलिक्यूल कुछ मैं इस तरह से बनाता हूँ, ध्यान देना। एक तो यार सारे मार्कर भी चले गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, ये सब कुछ चला गया यहाँ से, ठीक। बच्चों ये मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल है हमारे पास, यहाँ पे सरफेस पे होंगे और कुछ डिसॉल्व है। यहाँ पे कुछ प्रेशर जो वो लगा हुआ है, कुछ इस तरह से मान के चलते हैं हम। यहाँ पे ना बच्चों एक ये सरफेस है, यहाँ सॉल्वेंट यहाँ तक है, ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ तक है। अब इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम आ रखा है, ठीक, ध्यान से सुना, इक्विलिब्रियम आ रखा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितने गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं उतने गैस के मॉलिक्यूल वापस एस्केप हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ रखा है। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूँ, मैं अगर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ठीक, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है पिस्टन थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब बच्चों सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पहले क्या था, इंटरेक्शन कुछ और थी, अब क्या होगा, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, और आप सोचो कि अब सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल जो वो क्या होंगे, ज़्यादा आगे, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल ज़्यादा आगे, तो देखो ध्यान से सुन, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन जो है गैसेस पार्टिकल की बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल, अब ये अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं, तो अंदर जो वो कम मॉलिक्यूल हैं, अंदर कम पार्टिकल है गैसेस के, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा पार्टिकल जो वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। पर आप ऐसे भी ले सकते, पर यूनिट वॉल्यूम जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ऊपर सरफेस पे इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ गई, सरफेस के ऊपर इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, और उस इक्विलिब्रियम में गैस के पार्टिकल जो वो ज़्यादा डिसॉल्व होंगे, तो प्रेशर जो है इसलिए कि यहाँ पे क्या करेगा, एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर है गैसेस का। बताओ डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर गैसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। नोट्स पढ़े हुए हैं, निकाल लो एक बार। ठीक, तो प्रेशर से ही फिर हम इसको रिलेट करते हैं हेनरी लॉ के साथ, प्रेशर से ही इसको रिलेट करते हैं हम हेनरी लॉ के साथ, हेनरी लॉ। ठीक, इस पे आओ, इस पॉइंट पे। नोट्स आ गए सबको, आ गया ना, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ, हेनरी की स्पेलिंग क्या थी, यही है ना, ठीक है, हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या है हेनरी लॉ, बताओ भला कोई, याद होगा, कुछ तो याद होगा। हाँ, क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, देखो, हाँ देखो ध्यान से, अगर स्टेटमेंट जो मैंने नोट्स में लिखवाई हुई है आपको, तो अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है हेनरीज लॉ स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस ओवर सॉल्यूशन एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी सिंपल तरीके से समझ रहे हैं इसको, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि वो ये कह रहा है कि जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के ऊपर ये जो गैस है, ठीक, ये जो गैस है बच्चों, इसका कितना प्रेशर है, इस सॉल्यूशन के ऊपर इस गैस के पार्टिकल का कितना प्रेशर है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा डिसॉल्व होगा, ये हेनरी ने कहा था। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब हेनरी लॉ को दो तरह से डिस्कस करेंगे हम, एक तो सिंपल वे में,
सिंपल वे में कैसे, देखो सॉलिबिलिटी को एक और लिख सकता हूँ मैं। देखो बच्चों, सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना मास डिजॉल्व हो रखा है, और सॉलिबिलिटी ज़्यादा तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। एक तो ये निकल गया इसका कंक्लूजन। देखो बच्चों, सॉलिबिलिटी और मास सेम ही चीज़ है। सॉलिबिलिटी मतलब देखो, सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है मास ज़्यादा डिजॉल्व होगा। और यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू के पी। पर बच्चों एक ध्यान रखना, अभी ये हेनरी लॉ कांस्टेंट नहीं है, हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग चीज़ है। तो एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अच्छा बताओ बच्चों, अगर मैं इसको ग्राफ पे डिनोट करूँ तो क्या बनेगा ये, और इसको मैं ऐसे भी वो कर सकता हूँ कि अगर मैं प्रेशर 1 यूनिट ले लूँ, प्रेशर 1 यूनिट ले लूँ, 1 यूनिट का मतलब कितना है 1 ATM ले लूँ, तो उस टाइम पे m जो वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम आराम से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसका ग्राफ बताओ जरा बच्चों, ये किस पे बैठेगा, ये इक्वेशन किस पे बैठेगी, y इज इक्वल टू mx पे। y पे क्या आएगा आपका मास, और x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, या सॉलिबिलिटी आ जाएगी। हम मास की जगह सॉलिबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्रेशर, इधर क्या आ गया हमारे पास सॉलिबिलिटी। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। अब एक छोटा सा ग्राफ दे रहा हूँ आप, अच्छा इसका वो कैसे बनेगा, ये बनेगा, यही तो आएगा। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, के आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी। मास वाला कॉन्सेप्ट, देखो मास को हम सॉलिबिलिटी भी कंसीडर कर सकते हैं ना, कि जितने ज़्यादा सॉलिबिलिटी है किसी चीज़ की, उसका मास उतना ही ज़्यादा डिजॉल्व है। ये तो मैंने मास को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, सॉलिबिलिटी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे m से। m इज मास ऑफ दैट गैस, मास ऑफ दैट गैस डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन और इन अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो उतनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी, यानी कि जितना ज़्यादा डिजॉल्व होगा मास उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैंने इसको इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर दिया, ये सॉलिबिलिटी आ गया, ये प्रेशर आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर में कई बार एक क्वेश्चन जो वो यहाँ से डायरेक्टली आता है। क्या आता है, पहले तो देखो बच्चों, 2-3 गैसेज हैं 2-3 गैसेज हैं, उसका उसने ना ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। इधर है प्रेशर और इधर है आपके पास सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जहाँ पे ना समझ आए पूछ लेना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने करा हुआ है, ये जस्ट रिवीजन चल रही है 1-2 बच्चों को छोड़ के। तो ये गैस ए है हमारे पास, दिस इज गैस बी, दिस इज गैस सी। क्वेश्चन ये है, इस ग्राफ को देख के बताओ कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ए की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, क्या लगेगा यहाँ पे tan थीटा। स्लोप, जिसकी स्लोप ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। स्लोप किसकी ज़्यादा बच्चों, ए की ये आएगी, ये बी की है, ये सी की है। tan थीटा किसका ज़्यादा है, तो ये तो पता ना स्लोप किसके इक्वल है यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू के, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका मतलब ये है ए जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे बी की और सबसे कम सी की। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, एक ये बन जाएगा। और एक और बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता था, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता था। क्या क्वेश्चन बनता था, सॉल्युबिलिटी 1 डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी 2। ये देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी 1 डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी 2 इज इक्वल टू, बोलो m1 डिवाइड बाय, सॉरी सॉल्युबिलिटी 1 डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी m1 अपॉन m, याद है कुछ, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, p1 अपॉन p2, सॉरी p1 अपॉन p2। इसको और करके क्या लिख सकता हूँ, सॉल्युबिलिटी को क्या कंसीडर कर रहा हूँ मैं, मास भी तो कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। इसका मतलब पता है क्या बच्चों, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है, हाँ डाउट, अच्छा इसका मतलब ये है कि कोई गैस मान लो किसी टेम्परेचर पे इतनी सॉल्युबल है, ठीक, टेम्परेचर सेम रखना। अब हमने किसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हुआ, सॉरी देखना ध्यान से, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हमने, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर से तो फिर सारी वही चेंज हो जाएगी। तो मान लो एक गैस है बच्चों, मान लो प्रेशर जो है वो 1 atm है, 1 atm है, प्रेशर 1 atm है, और उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ दी हुई है, कोई x वैल्यू है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है कुछ x वैल्यू दी हुई है। अब उसने कहा मैंने प्रेशर बढ़ा दिया,
उसने कहा प्रेशर बढ़ा दिया, जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो उसने कहा अब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, तो उसको हम ऐसे निकालेंगे, प्रोपोर्शनल है ना, निकालेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है, जरा चेक करो क्या क्वेश्चन है। देखो सारे बच्चे देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों। एक क्वेश्चन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, ये जितने भी वीडियो देख रहे हैं ये मान के चल रहा हूं कि नोट्स हैं उनके पास ठीक है, नहीं है तो ग्रुप से ले लेना, उठा लेना बच्चों, ये ग्रुप्स में भेजे हुए मैंने नोट्स, और वहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 raised to power minus 2 gram ethane is 1 bar, and if the solution contain 5 into 10 raised to power minus 2 gram of ethane, what shall be the partial pressure of the gas? अब क्वेश्चन यही है, वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रेशर है हमारे पास बच्चों P1 है यहाँ पे आपके पास 1 बार, एंड इसकी जो सॉल्युबिलिटी है यानी कि M1 जो दिया हुआ है वो दिया है 6.56 ग्राम। अब हमारे पास उसने M2 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम। अब वो कह रहा है P2 बताओ, ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब वो डायरेक्टली उसने मास दिया है, वो सॉल्युबिलिटी भी दे सकता है, ग्राम पर लीटर कुछ ऐसे करके सॉल्युबिलिटी भी दे सकता है वो आपको, तो आप उसको निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों बताओ, ठीक है, यहाँ पे यही वाला इक्वेशन लगा देंगे हम, बताओ कितना है यहाँ पे M1 कितना आएगा 6.56 इंटू कितना था, मैंने तो साथ में तो लिखा नहीं, 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम था ना, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम आ गया, इक्वल टू कितना आएगा ये 1 अपॉन कितना पता नहीं, इसको क्या मान लिया हम P2, ठीक है। बार में हमारे पास तो फिर क्या है वो आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, कितना आंसर आ रहा है इसका चेक करो, ठीक है। और जो स्टूडेंट VCC का नहीं है वो देख रहा है तो इसका आंसर जो 0.7 बार आएगा, इसका आंसर आएगा 0.7 बार, ठीक। नहीं देखो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ ताकि मेरा वर्कलोड कम हो सके इसलिए है, हाँ ये YouTube मतलब वैसे वाला नहीं है, ठीक है। हम सारा कंटेंट क्यों दें YouTube पे, है ना। चलो बच्चों आगे देखो, अब उसने कहा कि अगर इसको मोल फ्रैक्शन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो, अरे इसको क्यों देख रहे हो तुम लोग बार बार, डिग्गी गिरी बेचारी, अब क्या करें, इसी के पीछे पड़े हुए तब से, नहीं गिरती अब नहीं गिरती है। हाँ क्वेश्चन ये ध्यान से देना, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है फिर क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस है फिर क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे उसने क्या कहा, जैसे आप ये मान के चलो कि ये आपके पास सॉल्वेंट है कोई, और ऊपर बच्चों यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये मान के चलो कि यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल हैं, ठीक, ये जो गैस के पार्टिकल हैं वो डिफरेंट है, मतलब 2 गैसेज है या 3 गैसेज हैं या कोई और भी गैसेज हैं, ठीक है। अभी मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 2 गैसेज हैं, तो उसने कहा इस केस में क्या करेंगे, हो सकता है 3 गैसेज भी हों, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। ये सरफेस है हमारे पास, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या करेंगे। तो उसने कहा सिंपल सी बात है, इन दैट केस सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, ठीक, सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बोलो बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। और ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने कहा मोल फ्रैक्शन कौन से, वेपर फेज में, ध्यान से सुनो, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में या फिर
सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन में, समझ गए? तो सॉल्युबिलिटी जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये तो मैंने उसमें कर दिया, सॉरी हेनरी का बता दिया मैंने, यहां से काट देना बेटा। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, ठीक। और सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी को क्या मान के चल सकते हैं हम यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। अब सिंपल सी बात है बच्चों, कोई गैस जितनी ज़्यादा डिसॉल्व है, कोई गैस जितनी ज़्यादा डिसॉल्व है उसका मास ज़्यादा, मास ज़्यादा तो उसके मोल फ्रैक्शन भी तो ज़्यादा ही हुए कि नहीं हुए? तो सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी जो है, यानी कि इसको हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को क्या मान के चले? मोल फ्रैक्शन, यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसने क्या कहा? P। और ये P क्या चीज़ है? प्रेशर। पर कौन सा प्रेशर? पार्शियल प्रेशर। ध्यान से ना, P यहाँ पे पार्शियल प्रेशर। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो डाल्टन लॉ पढ़ा हमने। डाल्टन लॉ देखो क्या कहता है कि मान लो अगर किसी कंटेनर में दो गैसेस हैं, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, इसमें दो गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, तो इस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा? तो उसने कहा उसका जो P टोटल होगा बच्चों, वो किस किस के इक्वल होगा? PA प्लस PB के इक्वल होगा। PA का मतलब ये जो A के आपके पास मॉलिक्यूल है उनका, और PB जो B मॉलिक्यूल है उनका प्रेशर, तो P टोटल प्रेशर उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे तो आप सिंपली ये समझो कि मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर के। मतलब मोल फ्रैक्शन, अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं कि नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व हो रखा है, सॉल्युबिलिटी कितनी है नाइट्रोजन की, तो मुझे ये चेक करना है कि नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, मुझे ऑक्सीजन के प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, एयर में कौन कौन सी गैसेज हैं? O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, अदर गैसेज भी हैं। तो अगर मुझे सॉल्युबिलिटी चेक करनी है बच्चों N2 की, तो मुझे क्या देखना है? N2 का प्रेशर कितना है, मुझे बाकियों से लेने देना नहीं है। अगर मुझे N2 देखना है कितना डिसॉल्व है उस सॉल्यूशन में, तो मुझे N2 का प्रेशर देखना है। अब इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं फॉर्मूले को, तो बच्चों ये देखो ध्यान से, ये हटेगा तो ये बन जाएगा K-P, ठीक, ये बन जाएगा K-P। ये हेनरी लॉ नहीं होता है। इसको जब मैं उस तरफ ले जाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा, अब ये बन जाएगा P इज इक्वल टू x इंटू 1/K-। बच्चों इसको हम KH बोलते हैं, याद रखना ये KH होता है, इसको हम हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू x इंटू कितना हो जाएगा? KH, ठीक, या फिर KH इंटू x, KH इंटू x। एंड बच्चों ये जो KH है, इसको बोलते हैं हम हेनरी लॉ कांस्टेंट, और x क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। अब इस फॉर्मूले को सिंपल वे में समझो। उसने कहा कि मान लो ये एक कंटेनर था, एक सॉल्यूशन थी, इसमें अगर आपको देखना है कि ये जो ग्रीन वाली, मान लो ये N2 गैस है, इस अंदर N2 गैस कितनी डिसॉल्व है, तो मुझे देखना है कि N2 गैस का प्रेशर कितना है। मुझे N2 गैस का पार्शियल प्रेशर देखना है, ना कि मुझे टोटल प्रेशर देखना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास? देखो इसको जैसे नाइट्रोजन गैस का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि PN2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH। KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, और किसका? इसी गैस का, इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी किसके? इसी गैस के, किसी और के नहीं, इसी गैस के चाहिए, ये चीज याद रखना। और बच्चों तो यहां से अगर मुझे x निकालना हो, x मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो x एक चीज याद रखना, ये देखो अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं, वैसे तो ये इस इक्वेशन के हिसाब से नहीं होता है, तो ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? P/2 डिवाइड बाय KH। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन और KH के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। वैसे ये रिलेशन ऐसे नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से आप ये मान के चल सकते हो कि KX और KH के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्स। मतलब KH यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं हम? सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान से सुनो बच्चों, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैं लिखवा रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के, इतना तो हमें पता ही है। और सॉल्युबिलिटी जो है
वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। यही है सॉल्युबिलिटी जो है, देखो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा है। एंड वो जो सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। यही है। ये बताओ बच्चों, तो KH के साथ क्या रिलेशन है सॉल्युबिलिटी का? सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, KH के। ये भी याद रखना है आपने। अब मैंने कहा अगर नहीं तो आप इस इक्वेशन से याद रख सकते हो कि x मतलब मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी एंड KH जो वो कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH के। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टेम्परेचर रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। इन्वर्सली होता था ना, टेम्परेचर जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम। याद है क्यों? बिकॉज यस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज जो है इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो इतना तो मुझे भी याद है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। तो बच्चों ये बताओ मुझे, अब टेम्परेचर और KH के बीच में क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्टली, ध्यान से सुनना, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KH के। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ठीक है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पे आते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। पहला क्वेश्चन ये कि एक गैस A है, ठीक है, हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते कोई भी। एक गैस A है, इसका KH जो बच्चों 2 है। एक गैस B है, इसका KH जो है वो 5 है। क्वेश्चन ये कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है सेम टेम्परेचर पे? बताओ। गैस A, क्योंकि उसकी KH की वैल्यू क्या है, तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू, जितनी कम KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक, अब ये बताओ सेम गैस है, उसकी पहले सॉल्युबिलिटी जो है सेम गैस की, टेम्परेचर था यहां पे मान लो टेम्परेचर था 300 केल्विन। अब सेम गैस A ही है, टेम्परेचर कर दिया मैंने यहां पे 500 केल्विन। अब मुझे ये बताओ इसकी जो A की वैल्यू पहले 2 थी, क्या अब A की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? ये KH की वैल्यूज हैं। A की वैल्यू क्या थी बच्चों? ये KH की वैल्यू दे रखी थी मैंने गैस A के लिए, KH की वैल्यू थी 2। क्या होएगा? बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर नहीं समझ आया सिंपल टर्म में प्याले बच्चों, तो सिंपल सी बात है, KH सेम गैस का KH जो है वो विद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। किसी गैस का अगर KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, और मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली KH तो और बढ़ेगा ही, तो सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो बच्चों एक आपको टेबल दिया हुआ मैंने, उस टेबल में देखो क्या क्या है। एक टेबल देखो क्या है, देखो बच्चों उसमें हीलियम गैस का दिया हुआ है। हीलियम गैस का कितना है? 293 टेम्परेचर पे, 293 टेम्परेचर पे हीलियम गैस का KH कितना है? 144.97। हाइड्रोजन गैस का 293 केल्विन पे कितना है? 62 गैस का 293 केल्विन टेम्परेचर पे कितना आ जाएगा? 76.48 आ जाएगा। और देखो जो N2 गैस का 293 केल्विन पे 76.48 है KH, एंड सेम N2 गैस का 303 टेम्परेचर पे कितना होगा? 88.84। वही तो मैं बोल रहा हूं, विद टेम्परेचर KH की वैल्यू क्या आएगी? बढ़ जाएगी। डन। सेम O2 गैस का देखो बच्चों 393 केल्विन पे कितना है? 46.8 है। एंड CO2 गैस CH4 एंड CH, तो यही है सारा का सारा। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ CO2 गैस या फिर आपके पास N2 गैस कौन ज़्यादा सॉल्युबल है? CO2 गैस या फिर N2 गैस कौन ज़्यादा सॉल्युबल है 293 केल्विन टेम्परेचर पे? CO2 गैस ज़्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि उसकी KH की वैल्यू क्या है? कम है 293 टेम्परेचर पे, है ना? क्या कंक्लूजन क्या निकला? सुनो ध्यान से, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उस गैस की कम,
और अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे तो जनरली KH बढ़ जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और KH अगर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये हमने पढ़ा ना। देखो बच्चों, अगर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है एंड सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH है एंड सॉल्युबिलिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो KH और T के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। समझ आया कुछ? पक्का नहीं आया? झूठ बोलता है। वेरी गुड। तो बच्चों अब इसमें हम पढ़ते हैं पहले तो एप्लीकेशन क्या है। ठीक, ध्यान से सुनो। ये जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं जिनको कार्बोनेटेड ड्रिंक बोल देते हैं हम, जिनमें CO2 डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड डाला है, उनको हमेशा क्या करते हैं हम, मतलब हाईली प्रेशराइज करके रखते हैं। मतलब उसमें CO2 हाईली प्रेशराइज करके रखी होती है, तभी तो ढक्कन खोल के करके निकलेगी साउंड। दूसरा ये मुझे बताओ बच्चों, अगर कोल्ड ड्रिंक को साथ में ये भी लिखा होता है इनको कि कहाँ पे रखो, लो टेम्परेचर पे रखो, क्यों? सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, अगर बाहर रख दिया आपने, तो वो जो आप एक चीज़ और नोटिस करना, मैं बच्चों को बताता भी हूँ, ठीक है। जैसे ये कोक की बॉटल है या कोई भी है, इसमें आप देखना, जैसे अगर वाटर की बॉटल होगी तो इसमें ना मिनिस्कस जो वो यहाँ तक होगा, है ना। मिनिस्कस का मतलब कि यहाँ तक वाटर जो भरा होगा। लेकिन यही अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूँ या फिर कोई ऐसी ड्रिंक जिसमें जो कार्बोनेटेड है, जिसमें गैस डली हुई है, तो उसका ना इतना स्पेस खाली होता है ऊपर, ठीक है। ये पूरा भरा होगा लेकिन इतना स्पेस ऊपर खाली होगा। इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? सिंपल सी बात है बच्चों, उनको पता है कि अब देखो जो ट्रांसपोर्ट जब करना है अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रिज में डाल के रखना है ना। तो बाहर देखो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर, और वैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो अंदर गैस सॉल्युबल हो रखी है वो क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी। तभी तो कई बार जो है वो गर्म कोक की बॉटल उसको खोल दोगे तो सारा निकल जाता है वो। तो यही रीज़न है। अब जैसे आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दोगे, सॉरी फ्रीज़र में रख दोगे, फ्रीज़र में नहीं बोलूँगा, मतलब लो टेम्परेचर पे रख दोगे, तो क्या होगा, ये जो गैस बाहर घूम रही थी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर आराम से आप खोलोगे और टेस्ट भी आएगा इसका अच्छा। नहीं तो बच्चों अगर ये देखो सारी गैस इधर पहुंची होगी, सारी तो नहीं, मतलब मैक्सिमम गैस ऊपर पहुंची होगी, जैसे आप ढक्कन खोलोगे सारी गैस निकल जाएगी, फिर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मीठा पानी पी रहे हो, क्योंकि उसका जो टेस्ट आया है वो आया ही CO2 की वजह से है। जब CO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वहाँ पे H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड, एंड वो कार्बोनिक एसिड जो है वो वही उसको एक अच्छा सा टेस्ट, फिजी सा टेस्ट दे रहा है। जब CO2 निकल गई तो पीछे तो वही है पानी, या पानी में क्या डला हुआ था, चीनी डली हुई है, और क्या उसमें, हाँ थोड़े बहुत और रिएजेंट आ जाते हैं, सॉरी वो प्रिजर्वेटिव आ जाते हैं एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? तो जितनी भी ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर जिनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोल देते हैं, उनमें गैसें जो हाईली प्रेशराइज करके डाली जाती हैं एंड लो टेम्परेचर पे रखी जाती हैं। दूसरा ये है बच्चों, ये बताओ जो आपके मैरीन एनिमल हैं जो वाटर में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जनरली, वो लो टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करेंगे? टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी? टेम्परेचर देखो, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ताकि सॉल्युबल हो ना हो हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, ना कि कम करनी है ना बेटा। ठीक, अच्छा दूसरा बताओ बच्चों, हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जितने भी फिशेस वगैरह या मैरीन एनिमल है या एक्वेटिक एनिमल है, ये कोल्ड वाटर पे ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे या जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा गर्मियों में? तब सिंपल सी बात है बच्चों, देखो एक तो ऊपर एयर जो है लाइक जितना वाटर ठंडा होगा या ऊपर एटमॉस्फेयर जितना ठंडा होगा, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अगर मैं वाटर की बात करूँ तो अंदर की बात करूँ तो कम टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे जो O2 गैस है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, खुश रहेंगे बेचारे। तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एक आता है हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड जाने पे क्या होता है, देखो बच्चों एक तो कॉलम ऑफ एयर कम हो रहा है। कॉलम ऑफ एयर का मतलब, कॉलम ऑफ एयर का मतलब एयर जो है वो कम हो रही है, प्रेशर तो वैसे ही कम होता जा रहा है, ऊपर से कॉलम ऑफ एयर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे जाके, हो जाती कि नहीं हो जाती है। अब बायो सबने पढ़ी है, वहाँ पे डिफ्यूजन होता है हाई प्रेशर टू अंदर कैपिलरीज के अंदर, वो आपका ऑक्सीजन जो वो जाता है। अब वहाँ पे क्या है, एक तो ऊपर बच्चों ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है
तो ऑक्सीजन अगर कम है तो आपके ब्लड में देखो, एक तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से बाहर एयर में कॉन्सेंट्रेशन कम है, प्रेशर कम है, तो जब प्रेशर कम है तो फिर आपके ब्लड में वो इजीली सॉल्युबल भी नहीं हो पाएगी। तो हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता ही है, लोग जो है वो लोगों को जनरली नोजिया वगैरह फील होता है, नोजिया या फिर वर्टिगो या फिर मतलब चक्कर वगैरह आ जाता है, कई लोग मर भी जाते हैं। और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग वाला क्वेश्चन ये आपको आ सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। स्कूबा डाइविंग वाला कि आपके पास मान लो, स्कूबा डाइविंग पता ना क्या होती है? क्या? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखे पानी में जाता है और ज़िंदगी बदल जाती है उसकी। किसी तो सुनो, हाँ सुनो तो सही। तो हम क्या बात कर रहे थे कि स्कूबा डाइविंग क्या है। स्कूबा डाइविंग क्या है, देखो वो गए नीचे वाटर में। अब सिंपल सी बात है, जब आप डीप वाटर जाओगे, ये मान लो पानी है, तो बच्चों प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो अगर आप नॉर्मल एयर लेकर जाओ, आप टैंक अब लेकर ही जाना पड़ेगा आपको, सिलेंडर लेकर गए आप ऑक्सीजन का, अगर उसमें आप नॉर्मल एयर लेकर जाते हो तो उसमें एक्चुअली N2 गैस भी होगी। अब N2 गैस हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, 1 atm टेम्परेचर पे प्रेशर पे सॉरी, ये टॉक्सिक नहीं है और ये सॉल्युबल भी नहीं है हमारे ब्लड में। लेकिन जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो जो गैसेज नहीं सॉल्युबल थी वो भी सॉल्युबल होनी शुरू हो जाएगी। N2 नॉर्मली 1 atm पे, जिस तरह से हमारी अडेप्टेशन हुई है, 1 atm पे डिजॉल्व नहीं होती है ब्लड में। हम नीचे चले गए, अब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, हम नीचे जा रहे हैं, है ना, मतलब मज़े ले रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी अब धीरे धीरे क्या है, नाइट्रोजन जो वो डिजॉल्व होना शुरू हो गया। डिजॉल्व होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि N2 गैस इज़ नॉट अ टॉक्सिक गैस। ऐसे नहीं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उससे फिर आपका हीमोग्लोबिन सारा कैप्चर हो जाता है, तो जिसकी वजह से बंदे को सफोकेशन होती है, समटाइम बंदा मर जाता है। इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप वापस आओगे तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो वो जो गैस डिजॉल्व हो रखी थी अब वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। अब वो रिलीज होगी कैपिलरी के थ्रू, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम बैंड्स, और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर ने क्या करा, अगर मैं उस सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दूं, तो थोड़ी सी कम कर दूंगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो डेफिनेटली उसका पार्शियल प्रेशर जो वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो वो नाइट्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं, और उसकी जगह सोचो कोई ना कोई गैस तो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐसी गैस ऐड करेंगे हम जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई प्रेशर पे भी बहुत कम हो, या जो डिसॉल्व नहीं होती है। और सिर्फ ये वही गैस हो सकती है जिसका KH वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है या बहुत ज़्यादा है। और ऐसी गैस कौन है, हीलियम। हीलियम टॉक्सिक भी नहीं है हमारे ब्लड के लिए। दूसरा क्या है, इसका KH वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो डिसॉल्व होगी नहीं। तो स्कूबा डाइवर क्या करते हैं, हीलियम गैस जो वो लेकर जाते हैं। और क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन ये है कि स्कूबा डाइवर जो एयर लेकर जाते हैं उसमें गैसेस का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना रहता है, कितना कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ। हीलियम जो है 11.7% रहेगा, ठीक। और 52.6% जो आपके पास नाइट्रोजन रहेगा, एंड 32% जो है वो रहेगा ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कई बार आया है। हीलियम कितना है, 11.7%, याद रख लेना, समझ गए। और कितना नाइट्रोजन कितना बताया, वेरी गुड। और ऑक्सीजन, दोनों को प्लस करके जो बचा वो ऑक्सीजन बचा। या आप ऐसा करो, ऑक्सीजन और हीलियम याद कर लो, जो तीनों में से कोई एक याद कर लो। ये क्वेश्चन आता है 11.7%, सबको पता होना चाहिए। डन। फिर आता है बच्चों इसके क्वेश्चन, ठीक। तो एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब पढ़ा है, कोई क्वेश्चन पढ़ा है, दो मेरे पास असाइनमेंट दी, असाइनमेंट पढ़ी है, होगा कोई तो क्वेश्चन होगा इसका, देखिए NCERT दे मेरे पास, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, अरे फर्स्ट पार्ट पढ़ा किसी के पास, लिखा हुआ क्वेश्चन है इसमें, हाँ बस फिर वो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर,
इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, लिखो लिख लिखो जल्दी से, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas, how many millimoles of N2 gas will dissolve, how many millimoles of N2 gas will dissolve in 1 liter of water? If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas will dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar. 0.987 bar. Full stop. The KH for N2 at 293 Kelvin is, KH वैल्यू दे रखी है बच्चों, KH for नाइट्रोजन गैस या N2 गैस at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। अब बच्चों ये ध्यान से सुन लेना, ये किलो बार में दिया हुआ है, पहले तो दिक्कत ये है। अब ध्यान से सुनो, इधर देखना सारे बच्चे, बहुत इजी है ये। ठीक, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या इक्वेशन है बच्चों? P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। वो क्या, P क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू कितना बच्चों? के एच ऑफ किसका? नाइट्रोजन गैस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यानी कि x N2। बस मुझे ये लगाना है। अब मुझे क्या क्या दे रखा है, वैल्यू क्या क्या दे रखी है, ध्यान से देखो। मुझे क्या क्या दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दे रखा है, मुझे KH दे रखा है, लेकिन दिक्कत ये है KH किलो बार में दे रखा है, इसको बार में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा, यहाँ पे निकालो मोल फ्रैक्शन निकालो, बोला XN2 निकालो, बोला XN2 कितना आएगा बच्चों आपके पास, बोलो ये आएगा आपके पास PN2 डिवाइडेड बाई KH। KH भी किसका है? नाइट्रोजन गैस का। बच्चों इस इक्वेशन को फिर से सुन लेना, जब ये जो इक्वेशन ये कहती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू KH ऑफ दैट गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, टोटल प्रेशर नहीं, उसके पार्शियल प्रेशर पे। टोटल प्रेशर कितना है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पार्शियल प्रेशर देखना नाइट्रोजन कितना है वहां पे, बाकी चाहे जितना मर्जी हो। तो ये आ गया हमारे पास XN2। तो वैल्यू दिखा, बताओ बच्चों PN2 कितना दिया होता? PN2 कितना दिया मैंने क्वेश्चन में? 0.987 बार। और KH कितना दिया हुआ है? 76.48। पर बच्चों ये किलो बार दिया तो बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 10⁻3। इसको जरा सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? XN2 बताओ कितना आया, जब कितना? 1.3 -5, ये आ जाएगा हमारे पास बार। ये क्या है, सॉरी बार नहीं है, कट जाएगा। ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसकी वैल्यूज ऐसी हैं तो बच्चे को लगता। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों ये बताओ नाइट्रोजन के जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होंगे? ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें क्या कहा, किसमें डिजॉल्व हो रखी है ये? कितने वाटर में? 1 लीटर। 1 लीटर पानी का मतलब समझते हो? 1 kg वाटर। 1 kg वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 55.5। पता है ना सबको, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बोले तो गिवन मास, और डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? 18 ग्राम। डिवाइड करा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना है हमारे पास? 55.555, यही बताया था। 100 से डिवाइड करो तो 5.55 आएगा, 1000 को डिवाइड करो तो किससे पर? 18 से। तो ये वैल्यूज तो आपने वैसे ही याद रखी हैं, कितनी कितनी आती हैं। तो N N2 आ गया, और डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय किसके मोल्स, Na2 के ही, और प्लस n नंबर मोल्स ऑफ H2O। अच्छा H2O के यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे तो मुझे ये वैल्यू नहीं पता, मुझे ये वैल्यू भी नहीं पता, मुझे ये वैल्यू पता है कितनी है, ये 55.55, ये वाटर के मोल आ गए। बच्चों ये वैल्यू भी मुझे पता है, कितनी वैल्यू दी हुई है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, NN2। पर बच्चों यहाँ पे दो ये, अब ध्यान से सुनना, अब आप सोचो ना बच्चों, नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी वैसे बहुत कम होती है और कितनी ही डिजॉल्व हो रखी होगी। तो इस केस में जब हमने सॉल्यूशन के क्वेश्चंस करे लाइक मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी करे हैं, तो हमने बताया होगा कि नीचे वाले मोल्स को आप सॉल्यूट के मोल्स को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज सॉल्यूट के मोल्स में वेरी 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 वेरी, और देखो ना उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, वो 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵ है मोल फ्रैक्शन, 0.000000000, इतना कम है, 5 जीरो के बाद 13 आएगा, ज़्यादा बोल दी, ठीक है 0.0000013, तो इतना कम है वैल्यू। तो बच्चों हम नीचे वाले नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दो नेग्लेक्ट कर दो इसको। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये नेग्लेक्ट कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दो जाके, तो हमारे पास आ गया 55.555 इज इक्वल टू NN2। NN2 क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, कितना आया फिर, हाँ कितना आया 72.15 -5, ये आए मोल्स। बच्चों ध्यान से सुनना, दीज आर मोल्स। अब क्वेश्चन में उसने बस एक और थोड़ा सा होगा ना, मिली मोल बताओ, अरे मिली मोल फिर क्या होगा, मिली मोल में बता देते हैं, ये मोल है, मोल को मिली में कन्वर्ट करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मतलब छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मिली का कितना होता है, ये मोल में आंसर आया ना, हाँ तो मल्टीप्लाई करके आएगा ना वो, कन्वर्जन तो वही होगी बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, अच्छा केजी, हाँ केजी को सो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, सॉरी क्या करोगे, और ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई या डिवाइड, और 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻³ से करेंगे, होते हो बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या होगा तुम लोगों को, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। कैसे जी यार बच्चों, तुम लोग शाम होते होते ना तुम लोगों का दिमाग भी सारा ही, ये वैल्यू आई आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो यार 10⁻³ से। अब मैं क्या बेसिक समझाऊं इसका तुम लोगों को, प्यारे बच्चों, ठीक कितना आ गया हमारे पास, 7.215 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा बताओ, कितनी जीरो कम हो गई, -2 आएगा, अच्छा -1 आएगा सॉरी, और इसको अगर फर्दर वो करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा 0.7215 मिलीमोल्स, ये लो। अब मोल कॉन्सेप्ट पे ऊपर एक असाइनमेंट थी, उसमें कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे शायद। अब उस असाइनमेंट को मैं भेज देता हूँ, क्वेश्चन ट्राई करने हैं, अगली क्लास से पहले ये सारे क्वेश्चन जो वो कर लेना, ठीक, ओके वेरी गुड।